हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आई होप आपने हमारा प्रीवियस सेशन देख लिया है बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड लास्ट सेशन। जी हाँ, ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट सेशन है। बस इसके बाद और एक सेशन होगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हमको कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने भी 11th के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अपना एंट्रेंस का बेस क्लियर करने के लिए भी 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस देख रहे हैं, और जो 11th स्टैंडर्ड में हैं उनको तो ये वीडियोस देखनी ही चाहिए, क्योंकि फिर उनको 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हमको कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। जिसकी मेजॉरिटी होगी हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बता सकें कि उनको कौन से चैप्टर की ज़रूरत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एज़ यूजुअल टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्ञान लैब सर्च करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उस पर ज्ञान लैब सर्च करो। जैसा हमारा यूट्यूब का लोगो है, यही लोगो टेलीग्राम ग्रुप का भी है। कुछ 5000 मेंबर्स हैं, 4900। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम आपको अपडेट्स भी देते हैं, और वहाँ पर हमने आपको फिजिक्स और बायो के सारे चैप्टर के टारगेट नोट्स की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज का सेशन देखने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्रीवियस सेशन देख लेना। प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा तो आपको आज का सेशन समझने में दिक्कत होगी। तो पहले प्रीवियस सेशन देखो, प्लेलिस्ट चेक करो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने प्रीवियस सेशन का लिंक दिया है, तो प्रीवियस सेशन देखो, उसके बाद ये सेशन देखना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ट्रस्ट मी। तो आज के सेशन में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के साथ। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के कितने टाइप्स हैं, एंजाइम्स कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो एंजाइम्स के 6 क्लासिफिकेशन हमको दिए गए हैं। कितने क्लासिफिकेशन दिए गए हैं? 6 क्लासिफिकेशन। 6 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका फंक्शन क्या होता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपके सीईटी में आता है। ओके, सो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन हमको क्या दिया गया है। 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहला टाइप कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एंजाइम्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने का काम करते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको ऑक्सीजन ऐड करना है तो ऑक्सीडेशन, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करना है तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो चलो देखते हैं क्या बताया गया है हमें यहाँ पर। These are enzymes catalyzing, catalyze करना यानी कि रिएक्शन करना। So these are the enzymes catalyzing oxidation and reduction reactions by the transfer of hydrogen and or oxygen। मतलब या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन या दोनों आप ऐड कर सकते हो, तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल या अल्कोहलिक कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो हाइड्रोजन को ऐड करना या रिमूव करना, ऑक्सीजन को ऐड करना या रिमूव करना, ऑक्सीजन से जितना भी लेना देना है, हाइड्रोजन से जितना भी लेना देना है, वो सारी की सारी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से ही होते हैं। तो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो इथेनॉल, जो आपके इथेन यानी आपके खाने में बनता है। आप जब चावल खाते हो तो आपकी बॉडी में इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया है अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल। उसके लिए आपको एक को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। को फैक्टर या को एंजाइम, हाँ को एंजाइम बोलेंगे इसको, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए उनको एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल लिया गया है NAD। NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटीनमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था इसके बारे में। अल्कोहल को जब आप NAD+ के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आप एंजाइम लिखोगे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा कि आपके अल्कोहलिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और आपको आपका कंपोनेंट मिला है अल्डिहाइड प्लस NADH2। यानी यहाँ पे आपने
हाइड्रोजन रिमूव करके आपके कोएंजाइम के साथ लगा दिया। मतलब बेसिकली जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का लेना देना होता है तो उस केस में ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा बताया गया? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है किसी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देना, ट्रांसफर कर देना। ओके, सो दीज एंजाइम्स कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल से कंपाउंड लेके दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड करना, जैसे ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज, काइनेज वर्ड अंडरलाइन करो, ये तुमको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में बार बार ये एंजाइम आने वाला है। ग्लूकोकाइनेज, काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका लेना देना एटीपी से होता है, यानी कि फॉस्फोरस से। सो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है? जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एटीपी ऐड करते हो, जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एटीपी ऐड करते हो तो आपका ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी आपने एटीपी ऐड किया और बदले में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? एडीपी। मतलब एटीपी को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलता है एटीपी प्लस एडीपी प्लस आईपी। तो वो जो फर्स्ट फॉस्फेट होता है आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो आपके ग्लूकोज के 6th कार्बन से चिपक गया, इसीलिए आपको कंपाउंड मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ चिपक गया, यानी एक फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर हो गया। और ये किसके वजह से हुआ? ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। सो ट्रांसफरेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एंजाइम का काम होता है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करना। मतलब जब भी किसी रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा है या वाटर ऐड हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। दीज आर एंजाइम्स दैट कैटेलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, यानी कि ये एंजाइम्स वाटर के प्रेजेंस में ही अपना रिएक्शन करते हैं, या तो वाटर रिमूव करेंगे या तो वाटर ऐड करेंगे। दिस क्लास इंक्लूड्स, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल कौन से दिए गए हैं हमको? अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएजेज एंजाइम जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सुक्रेज। आपका जो डाइसैकेराइड है सुक्रोज, यानी जो आपको हनी में से मिलता है, मध में से, सुक्रोज। तो ये जो सुक्रोज है इसके ऊपर जब सुक्रेज एक्ट करेगा तो वो सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल वाटर ऐड करके आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। जब आप दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ते हो तो वाटर मॉलिक्यूल डिलीट होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना या रिमूव करना, ये हाइड्रोलेज एंजाइम का काम होता है। किसका काम होता है? हाइड्रोलेज एंजाइम का। वाटर से अगर लेना देना है तो हाइड्रोलेज एंजाइम उधर पे काम करेगी। फिर नेक्स्ट एंजाइम है लाएज। लाएज एंजाइम का काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनाना। यानी कि देखो इधर पे क्या बोला गया है, These enzymes are involved in elimination reactions resulting in the removal of group of atoms। मतलब ये एंजाइम जहाँ पर भी होगी वहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इट इंक्लूड्स, तो देखो एंजाइम के नाम कौन से दिए गए हैं। देखो आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, आप इसका डिटेलिंग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ओके, मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। सो इट इंक्लूड्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स, आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नाम और एग्जाम्पल याद रखना है, दैट्स इट। तो लाइजेस के अलग अलग एग्जाम्पल क्या हैं? अल्डोलेजेस जो अल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर एक्ट करते हैं, डी कार्बोक्सिलेसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, डीहाइड्रेटेजेस ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमरेट हाइड्रेटेज, मतलब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक पर्टिकुलर टाइप की अमीनो एसिड है, ऐसा आप बोल सकते हो, या अमीनो ग्रुप है। तो इसमें से जब इस हिस्टिडीन मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट करती है, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, तो आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और आपको मिलेगा हिस्टमाइन। हिस्टमाइन हमारे ब्लड में एलर्जिक कंडीशन में रिलीज होता है। कब रिलीज होता है हमारे ब्लड में? जब हमको एलर्जी हो जाती है तो हमारे ब्लड सेल्स हिस्टामीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ज़्यादातर ये मास्ट सेल से बनता है। एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मास्ट सेल है, मास्ट सेल से हिपैरिन और हिस्टामीन बनता है। हिस्टामीन एलर्जिक कंडीशन में रिलीज किया जाता है। ओके, सो लाइजेस का काम है
कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रिमूव करना और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनाना। फिर नेक्स्ट एंजाइम आता है आइसोमरेजेस। इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो, पक्का पढ़ चुके हो, 10th में भी, 9th में भी और 11th की केमिस्ट्री में भी। आइसोमर का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि अगर समझो हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को मैं ऐसा भी बना सकती हूँ, या 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और इसको मैं ऐसा भी बना सकती हूँ, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, और ये बॉन्ड्स। तो आप इसको ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में देखा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मतलब ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन, कितना हाइड्रोजन होता है, 12 हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन होता है, 6 ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था। ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसमें एक अल्डिहाइड बॉन्ड होता है, अल्डोज शुगर है, और ये एक कीटोन मॉलिक्यूल है, यानी इसमें कीटोन का बॉन्ड है और ये कीटोस शुगर है। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है, इनके अंदर सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन है, पर इनका अरेंजमेंट अलग है। तो सेम मॉलिक्यूल को अलग स्ट्रक्चर में अरेंज करने का काम होता है आइसोमरेज एंजाइम का। किसका काम होता है, आइसोमरेज एंजाइम। सो दीज एंजाइम्स कैटालाइज स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल देते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल। देयर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इनका नाम भी इनके फंक्शन के हिसाब से रखा जाता है। Thus, these enzymes are identified as, मतलब इनके नाम देखो क्या क्या बताए गए हैं, रेसमेजेस, एपीमरेजेस, आइसोमरेजेस, म्यूटेजेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये थोड़ा हायर लेवल का है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको ग्रेजुएशन में समझ में आएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है, आइसोमरेज यानी ऐसा एंजाइम जो सेम मॉलिक्यूल को अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर मॉलिक्यूल है तो उसको आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। और लास्ट क्लासिफिकेशन है लाइगेजेस। लास्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है हमारे एंजाइम्स का, लाइगेजेस। लाइगेज एंजाइम में हमको क्या बताया गया है, दीज आर एंजाइम्स विच कैटलाइज द कोवलेंट लिंकेज। देखो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो लाइगेज एंजाइम जो है वो गम का काम करती है, यानी फेविकॉल का काम करती है। 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपका देती है, कोवलेंट बॉन्ड बना देती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देती है। ओके, सो लाइगेज एंजाइम्स विच कैटलाइज द कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज यानी बॉन्ड बनाना of the molecules utilizing the energy obtained from hydrolysis of an energy rich compound like ATP, GTP etc. मतलब क्या बोला गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका बेसिक मतलब ये है कि लाइगेज एंजाइम को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लाइगेज एंजाइम को अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो वो आपका बड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल भी दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका देगी। मतलब जैसे कुछ टूट जाता है तो हम फेविस्टिक से चिपका देते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका अगर कोई डीएनए का चेन है या कोई इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और वो बीच में से ब्रेक हो गया है तो उधर पे लाइगेज एंजाइम की मदद से आप उसको स्टिक कर सकते हो, मतलब बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं, ग्लूटाथायोन सिंथेटेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज। मतलब आप 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना रहे हो। जैसे पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाली शुगर है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। सो पायरुवेट या और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको एक साथ चिपकाना है तो पायरुवेट में 3 कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन मिलके आपको 4 कार्बन की शुगर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। सो पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, क्योंकि ये एनर्जी के बिना काम नहीं करेगा, तो एटीपी के प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना, डी कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से आप 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हो। पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे। ओके, सो एटीपी को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो क्या रिलीज होता है, एडीपी प्लस आईपी, और ये जो एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को 4 कार्बन का बनाने में, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड बनाने में।
तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एंजाइम का नाम और उसके 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। 6 कौन से क्लासिफिकेशन हमने देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर सेकेंड हमने पढ़ा ट्रांसफरेज, थर्ड हमने पढ़ा हाइड्रोलेज, फोर्थ हमने पढ़ा लाएसेस, फिफ्थ हमने पढ़ा आइसोमरेजेस और सिक्स्थ हमने पढ़ा लाइगेज एंजाइम। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने में, पक्का? ऑल राइट। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंजाइम जो है वो चाबी जैसा होता है। चाबी किसी भी ताले में नहीं घुसती है, हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाई गई है, यानी हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। तो एंजाइम के इस मॉडल को हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक ही एंजाइम 2 अलग अलग सबस्ट्रेट पे भी एक्ट करती है, बस उस एंजाइम को अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं, या ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप गांव जाते हो, जब आप बैग पैक करते हो, तो कभी कभी आपका सामान ज़्यादा हो जाता है, तो आपको अलग अलग तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके बैग के अंदर एडजस्ट करना होता है, पर सामान ख़राब नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा सामान भी आप उस बैग में पैक कर लेते हो, और जितना उस बैग का एक्चुअल कैपेसिटी है उतना सामान रखोगे तो वो तो आसान से आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सामान है, कुछ अलग सामान है, तो भी आपके बैग में वो फिट हो जाता है। तो ऐसे ही हमको 2 अलग अलग मॉडल्स बताए गए हैं एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक मॉडल होता है लॉक एंड की मॉडल, मतलब परफेक्ट एंजाइम के लिए परफेक्ट सबस्ट्रेट के लिए परफेक्ट एंजाइम, और दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस करके एक ही एंजाइम 2 से 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर भी एक्ट कर सकता है। और अगर आप देखोगे बायोलॉजी में, नेचर में, तो एक्चुअली सेकेंड टाइप का जो मॉडल है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट के लिए नया एंजाइम बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। नेचर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए भगवान ने जब हमारी बॉडी बनाई, नेचर ने जब हमको ओरिजिनेट किया, तो हमारी बॉडी को थोड़ा एडजस्टेबल बनाया। एडजस्टेबल मतलब क्या होता है कि समय आने पे एक ही मॉलिक्यूल 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एक्ट कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, जो ज़्यादा कॉमन है। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं एंजाइम का एक्शन के बारे में क्या दिया गया है। The basic mechanism by which enzymes catalyze chemical reaction begins with the binding of the substrate। यानी आपका एंजाइम जो है पहले वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एंजाइम होता है, समझो ऐसा आपका एंजाइम है, ओके, इस एंजाइम के साथ आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्री में आता है, अटैच्ड होता है। इस एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं इसको हम? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, या आप इसको एक्टिव साइट भी बोल सकते हो। ओके, पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था। तो जब तक आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके एंजाइम के साथ आके जुड़ नहीं जाता, तब तक आपका एंजाइम काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, सो एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब उसके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा और उसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है? हाँ, the basic mechanism by which enzymes catalyze chemical reactions begins with the binding of substrate to the active site of the enzyme। मैंने आपको बताया था कभी कभी एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, कभी कभी एक से ज़्यादा एक्टिव साइट भी हो सकते हैं। तो एंजाइम को काम करने के लिए उसके पास सबस्ट्रेट का आना बहुत ज़रूरी है। The active site is the specific region of the enzyme which combines with the substrate। आपका सबस्ट्रेट जो है, समझो ये आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है? सुक्रोज मॉलिक्यूल है। तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल बाकी कहीं नहीं जाएगा एंजाइम के पास, ये अपने ही जगह पे आएगा। आप ताले को ऊपर नीचे कहीं से भी खोल सकते हो क्या? नहीं। जब आप मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करते हो तो चार्जिंग के लिए अलग स्लॉट होता है और ईयरफोन्स के लिए अलग स्लॉट होता है। कभी आपने ईयरफोन का स्लॉट चार्जिंग में घुसाया है क्या? नहीं, गाना तो ही सुनने मिलेगा, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से आपके एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है और उसी साइट पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा, कहीं और नहीं होगा। The binding of the substrate to the enzyme causes changes in the distribution of electrons in the chemical bonds of the substrate and ultimately causes the reactions that leads to the formation of product। मतलब क्या? आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब आपके एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तुरंत आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आपका मोबाइल चार्जर से कनेक्ट हुआ, मोबाइल में चार्जिंग चालू,
ठीक उसी तरीके से जैसे ही आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके एंजाइम से चिपका, वैसे ही आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं और आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, समझो आपके पास एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ आपने सबस्ट्रेट को बाइंड किया, तो आपको यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पूरा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन करने के बाद अब सबस्ट्रेट गायब हो गया, सुक्रोज में से आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अब आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट में मतलब क्या क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा और ये एंजाइम वापस रिसाइकल हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था एंजाइम्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है एंजाइम के एक्शन का। तो यहाँ पर हमको यही बताया गया है कि जैसे ही आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके एंजाइम से चिपकता है, वैसे ही उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है और आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और एंड में आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। The products are released from the enzyme surface to regenerate the enzyme for another reaction cycle. एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया तो आपका एंजाइम आपके प्रोडक्ट को छोड़ देगा और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। अब ये एंजाइम रेडी है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। There are two models to explain the mechanism of forming enzyme substrate complex as described below. तो आपको दो अलग अलग मॉडल बताए गए हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। आपके पास सबस्ट्रेट है, आपके पास एंजाइम मॉलिक्यूल है। इस एंजाइम मॉलिक्यूल में पहले से प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड है। तो आपका ये जो सबस्ट्रेट है ये आपके एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है और तभी जाके आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर रिएक्शंस होंगे और आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। एंजाइम अलग चला जाएगा और आपके पास बचेगा आपका प्रोडक्ट। ये आप फिल्टर करके निकालते हो, जिसका अलग एक प्रोसेस होता है, अलग मैकेनिज्म होता है, जो आप आगे पढ़ोगे यानी ग्रेजुएशन में एंजाइमोलॉजी में। ओके, तो अब इधर पे हमको अभी क्या पढ़ना है कि लॉक एंड की मॉडल क्या होता है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है। तो लॉक एंड की मॉडल मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम। तो देखो थियोरी देख लेते हैं। The specific action of an enzyme with a single substrate can be explained using a lock and key analogy. Analogy यानी कि theory. First postulated in 1894 by Emil Fischer. Lock and key model हमको एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। In this analogy मतलब in this theory, the lock is the enzyme. यहाँ पे अपना जो ताला है वो अपना एंजाइम है and the key is the substrate, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर बड़ा बताया गया है। Only ऐसा नहीं है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर बड़ा है मतलब ज़्यादा एंजाइम चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम एक ही होता है पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, नए नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं। एंजाइम कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होता है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जैसे खाने में कम नमक जाता है, 1 किलो सब्जी में 1 किलो नमक नहीं डालते हैं, ठीक उसी तरीके से सबस्ट्रेट कितना भी हो, एंजाइम एकदम कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल क्या दिया गया है? ऐसा बोला गया है कि इमेजिन करो कि ताला आपका एंजाइम है और चाबी आपका सबस्ट्रेट है। Only the correctly sized key यानी substrate will fit into the key hole यानी active site of the lock। मतलब आपका जो substrate molecule है वो आपके enzyme molecule के अंदर तभी जाएगा जब दोनों एकदम exactly मैच करते हो, दोनों का compatibility होना ज़रूरी है, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। तो देखो रिएक्शन पिक्चर क्या दिया गया है। आपका एंजाइम ई से बनाया गया है और इस एंजाइम के पास 2 एक्टिव साइट है और आपके पास सुक्रोज करके एक सबस्ट्रेट है। तो ये सुक्रोज बराबर आपके एंजाइम के साथ एकदम परफेक्ट बॉन्ड बना रहा है, एकदम परफेक्ट लॉक के साथ। कैसे की चिपक जाती है, जैसे ताले में चाबी डालते हो परफेक्ट स्लॉट फिट होता है, मोबाइल में चार्जर डालते हो वैसे ही कुछ गैप नहीं बचता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लॉक और की के बीच में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब क्या होगा? आपका एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करेगा, आपके सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाना। ओके, सो आपका ये एंजाइम आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और आपको सिंपल प्रोडक्ट्स देगा। तो एंजाइम में से अब सिंपल प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे और आपका एंजाइम रिसाइकल हो जाएगा, मतलब अब वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। सो दिस वॉज योर लॉक एंड की मॉडल। अब सेकेंड मॉडल आपको दिया गया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, मतलब ये ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल में हमको क्या बताया गया है? यह थ्योरी हमको कॉशलैंड ने दी थी। कॉशलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1959 में दी थी। कॉशलैंड प्रपोज्ड द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी
which states that approach of the substrate induces a conformational change in the enzyme। मतलब क्या बोला गया है, कभी कभी कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो आपके एंजाइम के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। मतलब ज़बरदस्ती वो एंजाइम के साथ अटैच होके एंजाइम को कुछ इस तरीके से बदल देता है कि एंजाइम समझ ही नहीं पाता है कि ये कोई दूसरा सबस्ट्रेट है और एंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इट इज़ द मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। मतलब ये थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्ट की है साइंटिस्ट ने, क्योंकि ये बहुत सी ऑब्वियस सी चीज़ है। हमारी बॉडी में इतने सबस्ट्रेट हैं कि आपको बहुत एंजाइम बनाना पड़ेगा, और जो कि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे हर दिन के लिए नया टूथब्रश नहीं खरीद सकते ना हम, हर दिन हम सेम टूथब्रश यूज़ करते हैं, बस उसको साफ़ करके रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, या टूथब्रश का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉवल, घर पे जो टॉवल होती है, या तकिए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक घर में जब आप छोटे होते हो, जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबके लिए एक ही टॉवल यूज़ की जाती है। जब आप बड़े हो जाते हो तो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग टॉवल होता है, या कुछ घरों में तो एक ही टॉवल सब लोग यूज़ करते हैं। वो हाइजीन नहीं होता है, वो हाइजीनिकली गुड नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है। या सिंपल एग्जाम्पल थाली का ले लेते हैं, खाने की जो थाली होती है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चे की थाली फिक्स हो। आज किसी ने राउंड प्लेट में खाना खाया तो कल कोई दूसरी प्लेट में खाना खाएगा, यानी प्लेट सर्कुलेट होती रहती है। घर में 5 मेंबर्स हैं तो पाँचों मेंबर, हो सकता है कि आज मैंने जिस प्लेट में खाया कल मेरी मम्मी उस प्लेट में खाए। प्लेट एक ही है लेकिन खाने वाले लोग बदल गए। तो ठीक इसी तरीके से एंजाइम एक ही है लेकिन सबस्ट्रेट अलग अलग आ सकते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, वो एंजाइम के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज करता है, और ये होता है सबस्ट्रेट की वजह से आपके एंजाइम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, और उसके वजह से भी आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सो अनलाइक द लॉक एंड की मॉडल जैसा नहीं है इधर पे। The induced fit model shows that enzymes are rather flexible structures in which the active site continually reshapes by its interaction with the substrate until the substrate is completely bound to it। मतलब क्या बोला गया है कि कभी कभी हमारी कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब जो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर तब तक चेंज करती रहती है जब तक सबस्ट्रेट उसमें फिक्स नहीं हो जाता। लेकिन मैं ये चीज़ भी आपको बता दूं कि सारे एंजाइम्स ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ गिने चुने एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर पाते हैं। अगर सारे एंजाइम्स ऐसे हो गए तो फिर स्पेसिफिसिटी कहाँ से बचेगी, नहीं बचेगी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। फिर कोई भी बैक्टीरिया आके भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करके एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाएगा। तो सारे एंजाइम्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ओके, so it is also the point at which the final form and shape of the enzyme is determined। तो जब आपका सबस्ट्रेट आपके एंजाइम के साथ अटैच होता है तो आपके एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है जिससे उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके आपका प्रोडक्ट अलग हो जाता है और आपका एंजाइम रिसाइकल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझने की कोशिश की। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें हमने 6 क्लासिफिकेशंस पढ़े, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। तो आपने अभी तक अगर कमेंट सेक्शन में वो होमवर्क नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में होमवर्क करो। और फिर आज हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है, जिसके लिए हमने 2 मॉडल पढ़े, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप अपना डाउट गूगल पे सर्च करो। आपको सर्च करना सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपके पास रेडीमेड आंसर नहीं मिल सकता। मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको खुद भी सीखना चाहिए कि अगर टीचर अवेलेबल नहीं है, अगर मैम का कमेंट नहीं आया, क्योंकि सब कमेंट्स पर रिप्लाई करना हमारे लिए सच में पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीखना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करो, फिर भी आपको अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे कमेंट में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट नहीं है तो हमको अप्रिशिएट कीजिए, हमको अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, और हम नए नए तरीके से नए नए एग्जाम्पल से आपको वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना 10th और 11th स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। चलिए मिलते हैं जल्दी। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया
है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये आपके सेकेंड लास्ट सेशन था। अब इस वीडियो का, इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट सेशन आएगा, तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा बनाऊं, ताकि आपको जल्दी जल्दी मटेरियल दे सकूं और आपकी पढ़ाई फास्ट हो सके। मिलते हैं जल्दी, तबीयत का ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।